हेलो गाइस वेलकम बैक। हेलो गाइस वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। तो चलो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से अभिन्न है, यानी कि ये ऑड वन आउट है। देखो आ, जिस प्रकार से मैंने बीपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड करा है पेपर, वैसे ही मैं करवा रहा हूँ। तो कहीं पे हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, कहीं पे सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन है तो कहीं पे सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन है। कई बार ये एनॉमली भी क्रिएट करता है, परंतु मैं आपको ये भाषा को मैं इंग्लिश में रख रहा हूँ। कहीं पर भी इंग्लिश में होगा तो मैं हिंदी में भी बताऊंगा, और हिंदी में होगा तो इंग्लिश में भी बताऊंगा। ठीक है, ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि इन चार में से हमें एक भिन्न नंबर को ढूंढना है। सो अब इसमें से गौर से देखो, 41 जो है वो एक क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है क्योंकि ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। 63 जो है वो 21 इंटू 3 यानी कि इसका फैक्टर होता है। 53 जो है वो भी एक प्राइम नंबर ही है क्योंकि ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। 71 भी जो है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखोगे तो 41, 53 एंड 71 तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। यही एकमात्र है जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 63। राइट। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां और नीचे से स्थान 29वां है था। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया और 5 छात्र अनुत्तीर्ण रहे। कक्षा में कितने छात्र थे? यानी कि क्वेश्चन अगर इंग्लिश में मैं कहूँ तो ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इन एनी एग्जाम, किसी भी परीक्षा में जो पास हुए हैं स्टूडेंट्स, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड, उसके बारे में ये बता रहा है। राइट। क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों में स्मिता का स्थान ऊपर से 16वां, यानी कि देखो क्या कहना चाह रहा है कि मान लो कोई एग्जाम होता है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उन्हीं स्टूडेंट्स के नंबर का हमें एक्चुअली सॉरी चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों में स्मिता का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां था। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया और 5 छात्र अनुत्तीर्ण, सॉरी चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां और नीचे से 29वां था। 6 छात्रों ने परीक्षा को छोड़ दिया है, परीक्षा अटेम्प्ट ही नहीं किया, और 5 छात्र अनुत्तीर्ण रहे, यानी 5 छात्र फेल हो गए। तो कक्षा में कितने छात्र थे? तो इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो कोई एक परीक्षा हो रहा है, इन एनी एग्जाम, एक्चुअली कोई एक एग्जाम हो रहा है। ठीक है, उस एग्जाम में स्मिता जो है उसका ऊपर से, टॉप से देखा जाए तो इसका स्थान 16th पे था। एंड अगर बॉटम से देखा जाए, नीचे से, तो ये 29th पोजीशन पे थी स्मिता। ठीक है, इसमें से क्या है, 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया, यानी 6 स्टूडेंट जो है, 6 स्टूडेंट डिडंट अटेंड द एग्जाम, डिडंट राइट द एग्जाम, यानी कि 6 स्टूडेंट ने परीक्षा दी ही नहीं, छोड़ दिया है। और 5 छात्र जो हैं वो, 5 स्टूडेंट जो हैं वो फेल हो गए हैं। ठीक है, सो कितने टोटल स्टूडेंट थे? सबसे पहली बात, टोटल स्टूडेंट अगर हमें निकालना है तो जिन्होंने परीक्षा छोड़ दिया, यानी 6 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ा है, और जो व्यक्ति फेल रहा, 5 व्यक्ति फेल हो गया, प्लस जितने व्यक्ति पास हुआ। ठीक है ना, पास स्टूडेंट। तो हम पास स्टूडेंट को अगर निकाल लें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। सो पास स्टूडेंट कैसे निकालेंगे वो देखो। इसके लिए क्या लिंक दे रहा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों में स्मिता का ऊपर से स्थान, यानी उत्तीर्ण हुए छात्रों में, यानी कि ओनली ये जो पास स्टूडेंट है उसका अगर मैं बात करूं, इसके बारे में अगर मैं ये बताऊं कि इतने स्टूडेंट अगर पास अगर हुए थे, तो ये क्या कह रहा है, उसमें स्मिता का स्थान ऊपर से, यानी ऊपर से बात करूं, जैसे 1 रैंक 2 रैंक ऐसे करके मैं बात करूं, तो यहाँ से ये 16वां स्थान पे थी। और नीचे से जो पास स्टूडेंट जो थे वहां से इसका स्थान 29वां था। यानी कि स्मिता किस पोजीशन पे खड़ी थी, 16 प्लस 29 माइनस 1, क्योंकि स्मिता को हमने 2 बार गिना है। ऊपर से 16th पे थी,
नीचे से ये 29th पे थी, यानी 2 बार इसकी हमने गिनती कर ली है, कॉमन आ गया, इसलिए स्मिता को एक बार हम घटा देंगे, ठीक है। सो 29 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 29 6 35, 10 45, 45 माइनस 1 44, ठीक है, 44। सो 44 जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि पास किया है। अब सबको ऐड कर दो, तो 44 प्लस 6 कितना? 50, 50 प्लस 5 कितना? 55, 55 कहीं है क्या? हाँ जी है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, तो देखो, और बी दाईं ओर से 19वें स्थान पर है, और दोनों अपने स्थान को आपस में बदल देते हैं, तो ए बाईं ओर से 25वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? यानी कि अगर इंग्लिश में मैं बात करूं, तो कोई एक रो है जिसमें नम बॉयज जो हैं किसी एक रो में खड़े हैं, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि ए का जो पोजीशन है वो लेफ्ट से, पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट इज, ए जो है लेफ्ट से 20वें स्थान पे यानी 20th पोजीशन पर है, राइट। ए जो है लेफ्ट से 20th पोजीशन पर है, एंड बी जो है वो दाहिने ओर से, यानी कि द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट इज 19th, ठीक है, एंड पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट इज 20th, यानी कि बी जो है वो दाईं ओर से 19वें स्थान पर है, ए बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद अगर ये दोनों आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी कि बी जो है वो ए की जगह पे आ जाता है और बी की जगह पे ए आ जाता है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन लेफ्ट से बाईं ओर से बी जो है वो 25 पे पहुंच चुका है। बात समझ रहे हो? यानी कि पहले ये जो था ए का पोजीशन वो 20वें स्थान पर था, और बाईं ओर से ए 20वें पे था और दाईं ओर से बी 19वें पे था, ठीक है। सो अब जो इंटरचेंज पोजीशन हो गया, तो बी यहाँ पे आ चुका है और ए यहाँ पे आ चुका है, तो कह रहा है बाईं ओर से ए का जो नया पोजीशन है वो 25 हो गया। तो पहले तो यहाँ पे ए था ही 20 पे, उसके बाद 5 एक्स्ट्रा बढ़ा है यानी कि 25 हो गया है, और उसके बाद जो है ये 19 बच्चे और हैं, ठीक है। सो अगर आप इसके बारे में बातचीत करोगे तो आपको ये पता चलेगा, देखो इसमें कॉमन भी हमने कहीं पे ले लिया है, ठीक है। सो आप देखो इसको, अब दोबारा से मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। ये तो मैंने रफ बताया है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। देखो, सो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है कि कितने टोटल लड़के पंक्ति में थे, यानी रो में। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, ठीक है। देखो, इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट साइड से ए जो था वो 19th पोजीशन पे था, और बी जो था वो राइट साइड से, सॉरी, ए जो था वो 20th पोजीशन पे था, 20वें पे था, और बी जो था वो 19th पोजीशन पे था। फिर क्या हुआ, दोनों ने कहा कि ठीक है हम दोनों एक दूसरे का स्थान बदल लेते हैं। सो यहाँ पे आ गया बी, तो बी तो एज इट इज रह जाएगा, यानी यहाँ से लेकर के बी, यानी बी तो 20वें स्थान पे है ही, यानी कि बी को लेकर के 20 बच्चे हो जाएंगे। ए जो है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इधर तो बच्चा जो 19 बच्चा था वो तो 19 बच्चा रहेगा ही रहेगा, यहाँ से पोजीशन तो 19 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बीच के बच्चे कितने होंगे उसके लिंक दिया गया है कि नया जो पोजीशन है लेफ्ट से ए का वो 25 हो जाता है, यानी कि अब अगर आप गौर से देखोगे तो बीच में बच्चे कितने हो गए? 5, ठीक है, क्योंकि 20 और ये बीच में बच्चे हो गए 5। तो सबको अब ऐड कर दो, 20 प्लस 5 प्लस 19, कितना टोटल हो जाएगा आपका? 44। लेकिन क्या 44 हमारा आंसर होगा? नहीं होगा। कॉमन पॉइंट को हमें हटाना पड़ेगा। कॉमन पॉइंट कैसे? देखो, यहाँ से यहाँ तक 20 बचे थे, यानी कि बी का पोजीशन तो 20 था, ठीक है, 20 बी को काउंट करके 20 है। फिर यहाँ से यहाँ तक 25 है, और इधर से इधर भी काउंटिंग हो चुका है, यानी कि हमें इन सबको माइनस करना पड़ेगा जो जो पॉइंट कॉमन आ रहा है। चलो, तो आप ये बताओ मुझे, इसमें कॉमन पॉइंट क्या है? जैसे कि मैंने इसको ड्रॉ करा है, तो इसमें कॉमन पॉइंट क्या है? सॉरी, इसको पॉज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से 20वें स्थान पर है और बी दाईं ओर से 19वें स्थान पर है और दोनों अपने स्थान को आपस में बदल देते हैं, तो ए बाईं ओर से 25वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? यानी इंग्लिश मीडियम वालों देखो क्या है कि लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से 20वें स्थान पर, यानी कि अगर मान लो कि एक रो है जिसमें बॉयज खड़े हैं, इन ए रो देयर आर एन नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। उसमें क्या है, पोजीशन जो ए की है, यानी द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से ए का जो पोजीशन है वो क्या है, 20th पोजीशन। एंड जो बी का पोजीशन जो है वो राइट साइड से वो 19th है, ठीक है। बी दाईं ओर से यानी राइट से बी का पोजीशन 19th है। अब कह रहा है दोनों आपस में अगर अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज करा दो आप, ये बी है तो भैया ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, जब दोनों आपस में अपने पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ तो देखो 20 था तो 20 ही रहेगा, इसके बीच में 19 बच्चे हैं तो 19 ही रहेंगे, ठीक है। यानी ये 19वें पे था, याद रखना इस बात को, ठीक है। इसके बीच में 20 बचे थे, 20 ही रहेगा। लेकिन ये पोजीशन क्या कह रहा है, यानी इसके बीच में 19 ही बचे हैं, ये लगा करके 20 है, ठीक है। लेकिन अब पोजीशन क्या हमारा बदल चुका है, ये नोड हो चुका है हमारा। यानी कह रहा है क्या कि अगर ये पोजीशन इंटरचेंज होता है तो बाईं ओर से ए के बीच में जो बच्चे हैं, यानी ए का पोजीशन जो है वो 25 हो जाता है, ठीक है। तो ए का पोजीशन जो है वो कॉमन पॉइंट है हमारा, ठीक है। क्योंकि इधर से अगर आप देखोगे तो इधर से अब ए क्या है 19, राइट साइड से ए क्या है 19th पोजीशन पर है, लेफ्ट साइड से ए क्या है 25th पोजीशन पर है। लेकिन ए को क्या हमने दो बार काउंट किया क्योंकि कॉमन नोड है, उसमें से हम माइनस कर देंगे 1 को। क्यों? क्योंकि देखो नया पोजीशन ए का क्या है कॉमन पॉइंट में, ए का नया पोजीशन बाईं ओर से क्या है 25th है और दाईं ओर से क्या है 19th है, यानी कि ए को हमने दो बार काउंट किया तो एक बार घटा लेंगे। अब इसको जोड़ दो, कितना होता है 44 माइनस 1 यानी 43। 43 कहीं पे आंसर में है क्या? हाँ जी है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्विकली, ठीक है। ये कह रहा है कि यदि मैप मैप इक्वल टू 51 है एंड क्राई इज इक्वल टू 35 है तो टाइम इक्वल टू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इसमें क्या लगाओगे। देखो मैं आपको सोचना सिखाता हूँ, क्या करोगे कि आपको अल्फाबेट का पोजीशन याद रहना चाहिए। उसके लिए एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, उसे आप याद रखो। ये है ई ज्योति, EJOTY, ठीक है। और इसमें पोजीशन जो है वो 5 का मल्टीपल है, 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। उसके बाद एक और देता हूँ सिफ्लोरेक्स, CFILORUX, ये 3 का मल्टीपल है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24, 3 का मल्टीपल है और ये 5 का मल्टीपल, ये दोनों आप याद रख लेना, ये आपको इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। अच्छा, दूसरा एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को हल करने में मदद करेगा, ठीक है। सो एम का पोजीशन क्या आएगा बताओ, ए का क्या आएगा, ए तो 1 है ही, पी का क्या आएगा और एम का क्या आएगा। अब ये तो हमें नहीं पता, लेकिन देखो यहीं से हम सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो एम अगर हमें चाहिए तो आपको ये तो पता है कि एल के बाद JKLM, एल के बाद एम आता है, इतना पता है आपको। एल का पोजीशन क्या है 12 यानी 12 है, यानी एम क्या हो जाएगा 13। अच्छा, पी का पोजीशन हम कैसे पता करेंगे, फिर से फ्लोरेक्स के पास जाएंगे और देखेंगे कि ओ MNOP यानी ओ का पोजीशन क्या है 15, यानी कि पी क्या हो जाएगा 16। अच्छा, सबको ऐड करो तो 51 आता है क्या? क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कम रहता नंबर तो हम घटाते इसमें से, ठीक है, या कुछ मल्टीपल वगैरह करके देखते, या दोनों को जोड़ करके 2 से गुना करके देखते। दोनों को जोड़ो पहले, 13 प्लस एक 14, और 14 और 16 कितना हो जाता है, 14 और 16 हो जाएगा 30। तो यानी कि यहाँ से तो आंसर हमारा नहीं आ रहा। तो जब इस प्रकार से ऐड करने पे आपका आंसर नहीं आए तो आप पोजीशन को रिवर्स करोगे। पोजीशन क्या करोगे, रिवर्स करोगे। तो रिवर्स करने के लिए या तो आप ऐसा कर सकते हो कि ABCD ऐसे करके लिख लो जेड तक, और फिर उल्टा कर दो इसको, है ना। यहाँ से ABCD लिखते हुए जेड तक यहाँ पहुंच जाओ, ठीक है। आपको पोजीशन मिल जाएगा कि जैसे मान लो कि बी यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे है तो बी को किससे हम इंटरचेंज करेंगे, वाई से, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन वैसा नहीं करके आपके लिए आसान तरीका मैं बताता हूँ
ये पोजीशन आपने ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। उसमें से 27 में से आप माइनस करो, हमेशा 27 को कांस्टेंट मान के चलना, और 27 में से माइनस करो सबको। सो 27 में से अगर 13 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 14। अच्छा, 27 में से 1 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 26। अच्छा, 27 में से 16 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 11। अब ऐड करो, 14 प्लस 26 कितना होता है, 34 और 6 40, 40 और 11 51 आ गया। ठीक है, दूसरे में देखेंगे अगर फिट बैठेगा तो हमारा पैटर्न फिट बैठ जाएगा। ठीक है, सी का पोजीशन कितना होता है, 3। आर पता है कि हाँ, सिप्लोडेक्स में जाएंगे और देखेंगे आर का पोजीशन क्या है, 18। एंड देन वाई का पोजीशन क्या है, वाई का पोजीशन नहीं पता, पता है, देखो इजोती में वाई है यानी कि 25 पोजीशन पे है। ठीक है, अब इसको इंटरचेंज करना है तो हमने आपको कहा कि 27 में से माइनस करो, 27 में से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 24, इसकी नई वैल्यू हो जाएगी 7 और इसकी नई वैल्यू हो जाएगी 2, सबको आपस में ऐड करो, 27 में से 2 गया। ठीक है, तो 27 में से जब ये जाएगा तो 9 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी। तो अब सबको ऐड करो, 24 और 9 33 और 33 और 2 35, यानी कि ये फिट बैठता है अप्रोच। ठीक है, तो अब हम टाइम के लिए निकालेंगे। ठीक है, TIME, इसकी पहले वैल्यू लिखो। इजोती में टी है क्या, हाँ जी है, ये देखो टी है, 20 स्थान पे है, इसको 20 लिखो। सिप्लोरेक्स में जाएंगे आई के लिए, सिप्लोरेक्स में आई है क्या, हाँ 9वें स्थान पे है। एम हमें नहीं पता तो ठीक है, हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, ओ के पास या एल के पास, एल एम होता है, राइट। तो एल क्या है, 12, तो एम क्या हो जाएगा, 13। इजोती में ई है क्या, हाँ 5। अब 27 में से माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नहीं 7। 27 में से इसको माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 18। 27 में से करोगे तो 14 और 27 में से करोगे तो कितना हो जाएगा, 22। सबको ऐड कर दो, 18 और 7 25, 25 और 14 कितना, 25 10 35 और 35 और 4 39, 39 में 22 जोड़ोगे तो 39 में 22 जोड़ोगे तो 39 में 20 जोड़ो पहले, कितना हो जाएगा, 59 और 2 61, यानी 61 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रेखा चित्र की पहचान करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। उस रेखा चित्र यानी कि ये वेन डायग्राम दिया गया है, इस वेन डायग्राम में से हमें एक डायग्राम सेलेक्ट करना है जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से यानी मैक्सिमम रूप से, जो सबसे सटीक बैठे, जो ज्यादा एक्यूरेट बैठे, वैसे वर्गों को हमें, वर्गों के बीच यानी कि ये वर्ग दिया गया है, वर्ग का मतलब क्या हो गया, ऐसे कैटेगरीज दी गई हैं, ये कैटेगरीज के बीच जो संबंध है वो ज्यादा क्लोज संबंध कौन दर्शाता है, सरीसृप, छिपकली, गाय। देखो सरीसृप जो होता है एक क्या है, आपको छिपकली का ही प्रजाति है, ये भी रेप्टाइल ही है। तो आपको इतना तो पता होगा कि छिपकली और सरीसृप दोनों ही रेप्टाइल्स हैं। तो दोनों ही अगर रेप्टाइल्स अगर हैं तो दोनों एक दूसरे को काट भी सकती हैं। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को काट सकता है, या यूं कह लो कि छिपकली जो होगा वो एक इसका सरीसृप के मतलब क्या होता है, रेप्टाइल्स होता है, रेप्टाइल्स। ठीक है, आई गेस इसका इंग्लिश होता है रेप्टाइल्स। ठीक है, सो छिपकली क्या है, एक रेप्टाइल है। तो छिपकली जो है, छिपकली ये हो गया और ये रेप्टाइल है, यानी कि छिपकली इज अ सबसेट ऑफ रेप्टाइल। बहुत सारे मतलब ऐसे प्रजाति होंगे जो रेप्टाइल में आएंगे, तो छिपकली एक रेप्टाइल की प्रजाति है। और गाय क्या है, एक मैमिल है, मैमिल है, स्तनधारी पशु है, ये मैमिल है। तो इससे ये रिलेशन में है ही नहीं, यानी ये बिल्कुल अलग बनेगा। सबसे अलग कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, राइट। अच्छा, इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, फिर हम इसके ऑप्शन को नीचे जाकर के देखेंगे कि आखिर इसके नीचे में क्या दिया गया है। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो है यही आंसर होगा, लेकिन ऑप्शंस में ABCD में अंतर होगा, राइट। अभी इधर देख लो आप एक बार, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, राइट। ब्रेड, ईस्ट, दही और वाट। देखो अब आपको पता है ब्रेड जो होता है उसमें ईस्ट होता है, राइट। ईस्ट मीन्स खमीर हो सकता है, राइट, खमीर। फंगाई मतलब कवक होता है, राइट। सो देखो, कीटाणु इंसेक्ट के लिए, जीवाणु बैक्टीरिया हो गया, विषाणु यानी वायरस हो गया, कवक यानी फंजाई हो गया, फंगस। ठीक है, सो ब्रेड में क्या लगता है, ब्रेड में फंगस लगता है कि नहीं, फंगस जब भी लगेगा तो वो चीज खराब हो जाएगी।
ब्रेड में लगता है ईस्ट, जिसे कहते हैं खमीर, ठीक है। तो ब्रेड में होता है ईस्ट, तो दही में क्या होता है, किस कारण से दही जमता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है? बैक्टीरिया मैंने बोल ही दिया एक्चुअली, बैक्टीरिया के हिंदी क्या होता है, जीवाणु। सो ये आंसर हो जाएगा, राइट। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि देखो ऑप्शंस बदला रहता है, जैसे कि इसका आंसर तो ये था, लेकिन देखो कहाँ पे ये तीसरा आंसर दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, यानी कि आपका आंसर डी होगा। ऐसा मत कर देना कि वहां पे जा करके ये कुछ मार के आ जाना ए बी सी डी के चक्कर में, राइट, कुछ भी नहीं मार देना। डी 3, ठीक है। अब इधर आते हैं, निम्नलिखित में से गलत पद ज्ञात कीजिए, यानी ये भी ऑड वन आउट है, ऑड वन आउट है। ऑड वन आउट नहीं कह सकते, इसको मिसिंग टर्म कह सकते हो मोटा मोटी तौर पे, कि आखिर गलत क्या है इसमें से, रॉन्ग टर्म है, मिसिंग टर्म नहीं। देखो मिसिंग टर्म अगर होता तो डैश या ये सिंबल दिया रहता, वहां पे डैश दिया रहता है या कुछ दिया रहता है, राइट, कोई भी सिंबल दिया रहता है, यानी एक्स वेक्स कुछ भी दिया रहेगा मिसिंग टर्म ज्ञात करने के लिए, कोई भी सिंबल हो सकता है, राइट। ऑड वन आउट जो होता है, जैसे आपने ऊपर में देखा ऑड वन आउट के बारे में, राइट, कि कोई कैटेगरी दिया हुआ है और उसमें से कुछ मैच नहीं कर रहा है, दैट इज ऑड वन आउट। रॉन्ग जो है ये गलत पद ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें से रॉन्ग आइटम कौन सा है उसे हमें पता करना है, ठीक है। सो रॉन्ग के लिए हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सा बात है, हम या तो आपस में भी बढ़ सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि देखो एक्चुअली अगर ये बोला है कि इनमें से गलत पद ज्ञात कीजिए, यानी कि आपस में रिलेशनशिप ढूंढने से बेहतर है कि आप ऐसे रिलेशनशिप ढूंढ दो, ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप आप ढूंढ दो, ठीक है। सो पी के बाद क्या है, क्यू आर, यानी कि पहला अंक में +2 आ रहा है, क्या आर के बाद आ रहा है, एस टी, ठीक है। टी के बाद यू वी, ठीक है, टी के बाद सॉरी यू वी, वी के बाद डब्ल्यू एक्स, यस 2 से प्लस हो रहा है, एक्स के बाद वाई जेड 2 से प्लस हो रहा है, ठीक है। अब दूसरे दूसरे टर्म का सब में मैचिंग करवाएंगे, जब भी बोले इस प्रकार से, देखो एक सेट बन चुका है, आपस में मत मिलाने बैठ जाना, दूसरे का दूसरे से कंपेयर करो। ओ, तो ओ पी क्यू 2 से बढ़ा, ठीक है ना, क्यू से आर एस 2 से बढ़ा, एस से टी यू, देखो पकड़ा गया, यही है। यहाँ पे वी यू होना चाहिए था, वी यू और फिर यहाँ पे कुछ होगा, यानी कि अब मुझे क्या चेक करने की आवश्यकता है, क्या सारे सीरीज को, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें मिल चुका है वी यू, और देखो यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है कि वी वी टी इज द इनकरेक्ट आंसर, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रैक्शन कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। ये कुछ सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस में बोल रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन अगली बार आएगा, ठीक है, फाइन। सो इसमें से हमें पैटर्न ढूंढना है। सो आप एक चीज गौर से देखो, ऐसे क्वेश्चन जैसे ही मिले तो आपको एक तो देखना है कि कितने से बढ़ रहा है कितने से घट रहा है, आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अलग अलग करके देखो, जब भी फ्रैक्शन में हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग ऑब्जर्व करने का प्रयास करो, सीधे माइनस करने में मत बैठ जाना कि 3/4 -4/7, नहीं, डिफरेंसेस हम कब पता करेंगे, जब पूरा इंटीजर वैल्यू 2 3 4 5 ऐसे कुछ होगा, तो हम डिफरेंस या डबल डिफरेंस तक जाएंगे, एक बार अंतर प्राप्त कर लिया फिर दूसरी बार भी अंतर प्राप्त किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में आप न्यूमरेटर को अलग से ऑब्जर्व करो एंड डिनोमिनेटर को अलग से ऑब्जर्व करो, ठीक है। कुछ तो चीज इसमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो इसका जो यहाँ पे डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन चुका है, इसका वाला यहाँ बन चुका है, इसका वाला यहाँ, यानी अगला वाला टर्म जो होगा उसमें न्यूमरेटर 19 तो ऊपर में होगा ही होगा, ठीक है। मैंने ऑप्शंस अभी आपको नहीं दिया है, बाद में ऑप्शंस में दिखा दूंगा, पहले आप इसको सॉल्व करो खुद से, ठीक है, बिना ऑप्शंस के भी सॉल्व करना सीखो। अच्छा, उसके नीचे में क्या आएगा, देखो आप अगर गौर से देखोगे तो 3 के बाद 7 है, 3 से 7 यानी कि 4 का अंतर आ रहा है, 4 से 12 यानी 8 का अंतर आ रहा है, 7 से 19 यानी कि 12 का अंतर, यानी 4 के मल्टीपल में है 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, यानी अगला क्या होगा, 4 चौका 16, यानी 16 12 में ऐड होकर के आएगा, 16 में 12 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 28, यानी 19/28 जहां भी होगा उस ऑप्शन को हम मार के निकल जाएंगे, ठीक है। पहले इसे भी सॉल्व कर लो फिर मैं आपको ऑप्शंस दिखा दूंगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस, यानी कि वही हुआ, दिए गए वर्गों में सबसे जो सटीक आपका संबंध स्थापित करता है उसके बारे में पता करना। वर्ग मतलब कैटेगरीज, या यूं कह लो कि जो कुछ भी है कह लो, क्लासेस कह लो, ठीक है। सो लिक्विड दिया गया है, केक दिया गया है और टी दिया गया है, ठीक है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो टी जो है एक प्रकार का
लिक्विड होता है, लेकिन केक क्या है? सॉलिड। यहाँ पे हम लिक्विड और सॉलिड के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये स्टेट क्या है, ऐसे मत बैठ जाना कि इटरी का आइटम कौन सा है। इटरी का आइटम के हिसाब से अगर आप देखोगे खाने का आइटम कौन सा है, तो खाने का आइटम तो केक और टी है। तो केक और टी अगर खाने का आइटम है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कटिंग कर देगा और लिक्विड बिल्कुल अलग हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट। ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये भी एक प्रकार सटीक हो जाएगा अगर आप इटरी के हिसाब से देखते हो कि भाई खाने वाला कौन आइटम है। तो खाने वाला आइटम कौन है? लिक्विड को तो ऐसे लिक्विड तो स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा लिक्विड पीना है, ठीक है ना। लिक्विड में वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, डीजल पेट्रोल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लिक्विड में, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो आपको ऐसा कुछ संबंध होना चाहिए। अगर आप खाने का देखते हो तो खाने और पीने के हिसाब से कि क्या ह्यूमन कंज्यूम कर सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो एनॉमली क्यों है ऐसे वाले में, आप में से कई लोग कहेंगे कि भैया आप ये भी कॉन्सेप्ट तो लगाओ कि क्या खा सकते हैं। तो खाने का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगेगा, उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे कि देखो ऑब्वियस सी बात है, टी जो है वो तो पहली बार ड्रिंकिंग का आइटम है, पीने का आइटम है, खाने का नहीं। लेकिन चलो ठीक है, ह्यूमन, फिर आप कहोगे ह्यूमन क्या कंज्यूम कर सकता है, उसके हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन जब कंज्यूम कर सकता है, ह्यूमन टी कंज्यूम कर सकता है, ह्यूमन केक कंज्यूम कर सकता है, तो दोनों के हिसाब से यहाँ पे हो गया। अच्छा, लिक्विड में क्या हो सकता है कि लिक्विड मान लो अगर डीजल पेट्रोल है, क्योंकि यहाँ पे दोनों केसेस बन सकती हैं। लिक्विड अगर डीजल पेट्रोल अगर है या कुछ ऐसा चीज है जो ह्यूमन कंज्यूम नहीं करेगा तो ये बाहर चला जाएगा। लेकिन सपोज कर लो कि अगर ये ह्यूमन अगर कंज्यूम कर पाता है तो ऑब्वियस सी बात है ये कटिंग कर देगा इस सबको, ठीक है। क्योंकि देखो, लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, ह्यूमन सबको कंजम्पशन कर सकता है, लेकिन क्या एक दूसरे को ये कट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, सब अलग अलग रिलेशनशिप स्थापित करेगा, ठीक है। क्योंकि केक इज नॉट अ टी, राइट। सो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, यूं कह सकते हो कि ये दोनों अलग हो जाएगा, एक कैटेगरी में आ जाएगा इटली के कैटेगरी में, और एक हो जाएगा अलग में लिक्विड के कैटेगरी में। अगर ये लिक्विड कंजम्पशन वाला है तो फिर यहाँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो कहीं पर भी नहीं कहा है खाने का या कुछ ऐसा लिंक, जरूर ये देता है यहाँ पर। अगर खाने का आइटम होता तो आपको पता चल जाता है, यानी कि ये पक्का खाने का आइटम तो नहीं है। तो हमें किस प्रकार से इसे डील करना होगा, ऐसे डील करना होगा। देखो स्टेट, फूड का स्टेट क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है टी जो होता है वो लिक्विड है। सो लिक्विड बड़ा वाला हो जाएगा और ये टी है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा है, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो टी इज अ लिक्विड। लेकिन केक क्या है? सॉलिड फूड है। सो जहाँ जहाँ भी आपको ऐसा पैटर्न मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर देगा। और यहाँ के लिए मैंने कहा आपको 19/28 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये रहे ऑप्शन, देखो 19/28, और आपको मैंने कहा था कि ये टी है, ये लिक्विड है, और ये क्या है? आपका केक है क्योंकि सॉलिड है। तो ये आपका फोर्थ जहां भी होगा वो आंसर हो जाएगा। फोर्थ कहाँ है? सी। सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स, यानी कि वही आपका विषम जो होता है उसे फाइंड आउट करना है, यानी कि इन चारों में से कौन सा एक अलग व्यवहार कर रहा है, ठीक है। सो लॉयर के पास क्या होता है? क्लाइंट। याद रखना, लॉयर से, किसी वकील से जब आप काम करवाने जाओगे तो आपको क्लाइंट कहता है, यानी लॉयर के लिए आप क्या हो? क्लाइंट हो। शॉपकीपर के लिए आप क्या हो? कस्टमर हो। शॉपकीपर के लिए आप ग्राहक हो। सब ग्राहक के ही सेंस में प्रयोग हो रहा है, लेकिन अलग अलग शब्द प्रयोग होता है। डॉक्टर के लिए आप क्या हो? पेशेंट हो, ठीक है ना। लॉयर के लिए क्या हो? क्लाइंट हो। शॉपकीपर के लिए क्या हो? कस्टमर हो। टीचर के लिए क्या हो? स्टूडेंट हो। क्लर्क के लिए क्या है भैया? क्लर्क के लिए फाइल हो सकता है कि नहीं? ये इनकरेक्ट है, ये ऑड वन आउट है, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, कि गलत है। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। इसमें हमें मिसिंग नंबर पता करना है, ठीक है। तो चलो पता करते हैं मिसिंग नंबर को, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो गौर से, 2, 3, ठीक है। अगला नंबर हमें पता करना है। उसके बाद ये दिया है कुछ और, 5, 6 और कुछ कुछ है, राइट। यहाँ से ये टर्म नहीं आएगा, इधर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे और जाओगे, ये किसको क्या लिख सकते हो? 2 का क्यूब 8 है। इसे क्या लिख सकते हो? 3 का क्यूब, ठीक है। 3 का क्यूब। इसे क्या लिख सकते हो? 4 का क्यूब। इसे क्या लिख सकते हो? 5 का क्यूब। इसे क्या लिखते हो? 6 का क्यूब। अब गौर से आप देखो, ये 6 का क्यूब है, उसके पहले 6 है, इंडिकेशन के तौर पे।
ये 5 का क्यूब है, उसके पहले 5 है, ये 4 का क्यूब है तो इसके पहले क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। फिर यहाँ भी मैच करो, 3 का क्यूब है, उसके पहले 3 है, 2 का क्यूब उसके पहले 2 है, यानी कि ये 4 आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को देख के तुरंत ऑब्जर्व करो, क्यूब करो, स्क्वायर करो, इस प्रकार सोचो इसको कि आखिर ये कैसे मिल रहा है, पैटर्न को सोचो। क्यूब दिया, इसलिए मैं कहता हूँ कि क्यूब आप याद करो, कम से कम 1 से लेकर के 10 तक तो क्यूब याद कर ही लो, और 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद कर लो, जिससे कि आपको पैटर्न ढूंढने में मदद मिलेगा। मैंने देखते ही क्या बोला कि ठीक है, 8 27 पैटर्न जैसे ऑल्टरनेट पे देखोगे। और हाँ, एक और बात ध्यान रखना, शुरू-शुरू में बस आपको पैटर्न को ऐसे ही प्लस माइनस करने मत बैठ जाना, गुना करने मत बैठ जाना, पहले ही देखो पैटर्न को, ऑब्जर्व करो कि इस पैटर्न में आखिर ऑल्टरनेट टर्म्स पे कुछ मिल रहा है क्या? क्या ये प्राइम नंबर हो सकता है? क्या ये ऑड ऑड और इवन का सीरीज बना रहा है? क्या ये स्क्वायर हो सकता है? क्या ये आपका क्यूब हो सकता है? राइट, पहले इस प्रकार की चीजों को देखो, फिर देखो कुछ मल्टीप्लाई करके प्राप्त किया जा सकता है क्या? फिर उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन को प्रायोरिटी दो, ठीक है? चलो बच्चों, ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें आ गया है, इसको सॉल्व करते हैं। ये पसीना छुड़ाने वाला क्वेश्चन है बाय द वे, ठीक है, आपके मास्टर का भी पसीना छूट जाएगा। राइट, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। 539 471 268 37 22 एंड यहाँ पे क्या आएगा, आप इसको सॉल्व करके मुझे बताना, ठीक है। या मैं बता दूं, आप इसको पॉज करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। अपने पीयर ग्रुप में भी पूछना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि वाकई में इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ब्रेन लगता है। ऐसे क्वेश्चन जब आए तो मेरा ये सजेशन रहेगा, इफ़ यू कांट सॉल्व इट देन स्किप द क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आप दूसरे क्वेश्चन में बढ़ जाओ, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ऐसे क्वेश्चन में समय नहीं खपाने का, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपका टाइम मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। राइट, टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे, स्ट्रेस बढ़ेगा, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करोगे, ब्लंडर मिस्टेक्स करोगे, और आप रेस से बाहर हो जाओगे। तो इससे बढ़िया ऐसे क्वेश्चंस को देख के पैनिक नहीं होना है और स्किप कर देना है। समय मिले तो बाद में अटेम्प्ट करो। मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो है कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये भी देखना पड़ता है कि अगर मान लो 3 कॉलम दिया हुआ है, 3 कॉलम दिया हुआ है, राइट, तो या तो कॉलम वाइज हमें देखना पड़ेगा। तो भैया 5 और 3 का कुछ मिला के 9 बन सकता है क्या? 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 नहीं बन सकता, ना घटाने से ना बढ़ाने से। 5 प्लस 3 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, तो इसमें 4 7 11, 11 1 12 नहीं बन सकता, यानी इसको हम छोड़ देते हैं। हम कॉलम वाइज बढ़ेंगे, ठीक है। रो वाइज हमने देखा, ये आंसर इल्ड नहीं कर सकता। मान लो 2 इंटू 5 करता हूँ तो 10, 10 में से 6 जाएगा। इस प्रकार से मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ। देखो, मैं तो इसको तुरंत सॉल्व कर दूंगा, मुझे पता है, ऐसे मैंने 100 से ऊपर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा है, ठीक है ना, हर एक पैटर्न पे। तो मुझे पता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सोचना कैसे है। पहले रो वाइज सोचो, गुणा करो, प्राइम ऑड इस सब के बारे में देखो। देखो, ये एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये एक ऑड नंबर आ गया, तो पैटर्न नहीं बन पा रहा है। ये एक इवन नंबर है, ये फिर से ऑड है, फिर से, यानी ऑड इवन या प्राइम नंबर का भी सीरीज नहीं बनेगा। रो वाइज कुछ आ नहीं रहा है। कॉलम वाइज देखते हैं, सबको ऐड करके भी देख लो, 5 और 3 8, 8 और 9 17, ऐसा कुछ इधर तो आ ही नहीं रहा 5 3 8 के बाद, ठीक है। इधर इधर ऐड करो कि पहला 3 ऐड करने का चौथा आ रहा है या नहीं आ रहा, अंतिम वाला। 5 4 9, 9 2 11, तो 11 से तो भैया 37 नहीं आ रहा है। 11 इसमें हम लिख सकते हैं कि 11 इंटू 3 प्लस 4, ठीक है। लेकिन क्या दूसरे में पैटर्न फुलफिल होगा क्या? देख लेते हैं, 3 और 7 10 और 2 से 16, 16 इंटू 3 प्लस आपका 4 होना चाहिए, तो 48 प्लस 4 52 हो जाता है, नहीं हो पा रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा, इंटू करो, 5 इंटू 4 इंटू 2, यानी कि ये 40 हो गया। 40 में से 3 माइनस है तो 37 आ जाएगा। 3 इंटू 7 इंटू 6 करो, ऐसा करके आपको गुणा भी करना है। 21 और 21 6, 126, 126 में से अगर आप मान लो 3 को घटाते हो, क्योंकि 3 आपने यहाँ भी घटाया, तो पैटर्न बराबर रखना है, तब भी आंसर नहीं आ पा रहा है। चलो मैं स्क्वायर करता हूँ। 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है? अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, 5 का स्क्वायर करूंगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, ठीक है। सो देखो, दोनों को अगर सबको ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा ये? 25 और 16, 41 प्लस 4, 45। लेकिन यहीं पे अगर मैं खेल जाऊं
25 प्लस 16 माइनस 4 अगर कर दूं तो मेरा 37 आंसर आ जाएगा। देख रहे हो, यहीं पे मैं खेल गया। यानी कि पहला रो का स्क्वायर है, यानी पहला रो पहला कॉलम का जो ये पहला सेल है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर इतना आ रहा है। दूसरे में भी लगाते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बराबर कितना 22 होना चाहिए। कैलकुलेट करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना 9, 7 का स्क्वायर कितना 49 और ये कितना 36। सो घटा दो, इसमें से अगर 49 में से 36 घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बाबा, कितना आ जाएगा 6 और 3 9 और 1 13, 13 प्लस 9 कितना हो जाता है 22, 22 इक्वल टू 22, यानी कि ये तो लग गया, लॉटरी लग गया हमारा। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, पहला का स्क्वायर, अब हमें आंसर निकालना है ना। सो अब क्या करेंगे, कैलकुलेट 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर विल बी द आंसर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64। तो 82 में से 64 आपको घटाना है। घटाने के लिए भी आपको दिक्कत है, 2 और 4 को छोड़ दो, जैसा मैंने पहले समझाया है। 80 में से पहले 60 को घटाओ, 80 में से 60 घटाओ कितना हो जाएगा 20। अच्छा 20 और 2 कितना 22, 22 में से 4 घटाना आसान है क्या, हाँ जी है। 22 में से 4 घटाओगे तो 18 आंसर हो जाएगा। 18 कहीं पे आंसर दिख रहा है क्या, ये मार के आना, 100% करेक्ट। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स, ऑड पेयर हमें इसमें चुनना है, यानी कि कौन सा इसमें से अलग है। एक्चुअली देखो, हाउस, रूम, एटम, इलेक्ट्रॉन, कर्ड, मिल्क, ट्रेन, इंजन। अब इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हाउस और रूम में क्या रिलेशनशिप होता है। एक घर है मान लो, एक घर है मान लो, इस घर में आपको पता है कि बहुत सारा रूम होता है। सो रूम इज अ पार्ट ऑफ हाउस। रूम क्या है, रूम इज अ पार्ट ऑफ हाउस। ये यूं कह सकते हो कि सेवरल रूम मेक्स अप हाउस, यानी बहुत सारे रूम मिलके एक घर बनाते हैं। ठीक है, या रूम जो है एक घर का पार्ट होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम का पार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एटम का पार्ट होता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होगा। ऐसे ही इंजन जो होता है वो ट्रेन का एक पार्ट होता है। क्या मिल्क जो है वो कर्ड का पार्ट है क्या, नहीं, क्योंकि ये इससे बनता है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, ऑड और नॉट यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 1। ये क्या कह रहा है कि अगर आप 1 से लेकर के 100 तक की संख्या को लिखते हो तो कितनी बार आप 1 को लिखोगे। तो देखो 1 से लेकर के 9 तक सिंगल डिजिट, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपके पास तो इसे डिवाइड करो। इसमें डिवाइड करो, सिंगल डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। 3 डिजिट तक है ना, ये मैक्सिमम 3 डिजिट तक है तो डिवाइड करो। अगर यहाँ पे 4 डिजिट होता तो 4 तक हम लोग डिवाइड करते। ठीक है, तो जितने डिजिट तक आपको दिया जाए उतने में डिवाइड करो, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ऐसे करके डिवीजन करो। तो सिंगल डिजिट यानी 1 से लेकर के 9, तो 1 से लेकर 9 तक कितनी बार 1 आएगा, एक ही बार आएगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि आप सेकेंड, अब आई मीन 2 डिजिट वाले नंबर्स को मैं देखूं तो 10 से लेकर के 99 तक में हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और अगर 3 डिजिट वाले संख्याओं को देखूं तो एकमात्र संख्या 100 है, 100 में कितनी बार 1 आ रहा है, एक बार। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लूं तो काम बन जाए। तो यहाँ पे भी कैसे कैलकुलेट करना है, देखो आपको पता है कि 1 ही सिर्फ मुझे कैलकुलेशन करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बेस में अगर 1 हो, यानी कि 10 वाला 10 से लेकर के 19 तक जो होगा वो सारा का सारा में एक बार तो 1 आएगा ही आएगा, है ना, एक बार तो 1 आएगा ही आएगा। लेकिन क्या, अगर हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 1, हाउ मेनी टाइम्स आप एक लिखते हो, तो याद रखना यहाँ पे 11 भी एक आएगा। सो आप लिखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, मुझे पता है कितना होगा। एक बार आपने लिखा यहाँ पे, 2 बार, 3 बार लिखा, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 9 10 11 बार। यहाँ पे आपने कितनी बार लिखा है, 11 बार लिखा है। लेकिन अभी क्या ये फिनिश हो गया क्या, 2 डिजिट वाले अंक नहीं हुआ है फिनिश। क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही आप 21 लिखोगे आप एक बार लिख चुके होगे, 31 एक बार लिख चुके होगे, 41 51 61 71 81 और 91। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5
6 7 8 यानी 8। तो 11 और 8 को जोड़ोगे कितना 19, यानी 2 डिजिट वाले में आप 19 बार लिखते हो और बाकी इसमें कितनी बार है, एक बार आपको सिंगल डिजिट में है और एक बार आपको ट्रिपल डिजिट में, यानी कि 21 विल बी द करेक्ट आंसर। याद रखना इसमें 11 को गिनती करना मत भूलना, ठीक है। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट बस एक ही चीज़ है जो कि मैंने पहले भी कहा था कि देखो लेक्चर में कोई भी बकवास नहीं होगा, सीधे हम लोग क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करेंगे और ऑब्वियसली पीवाईक्यू है और पीवाईक्यू के हिसाब से हम लोग कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे और आपको हम सोचना भी सिखा रहे हैं। लेकिन आपसे बस यही निवेदन है कि आगे मैं वीडियोस तभी ला पाऊंगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओगे एंड टारगेट है 1 लाख लोगों तक आपको इसको पहुंचाना है, क्योंकि ये वीडियो में 10 लाख लोग बैठ रहे हैं, कम से कम 1 लाख लोगों तक पहुंचाओ ताकि उन्हें क्वालिटी कंटेंट मिल सके। और इस प्रकार का कंटेंट मैं यकीन के साथ कहता हूँ अभी तक इंटरनेट पे नहीं है। मैं ये कोई बिग क्लेम नहीं कर रहा हूँ, देखो बहुत सारे टीचर्स हैं मैं जानता हूँ और वो क्या करते हैं, 1 घंटे अगर पढ़ाने आपको आएंगे तो 1 घंटे में 20 मिनट तो उनका प्रमोशन चलता है, फिर 20 मिनट उनका क्या होता है, उनके जोक्स होते हैं और फिर बाकी 20 मिनट्स में आपको पढ़ा देते हैं 4 5 क्वेश्चन, बस हो गया काम खत्म, राइट। उसमें भी इस प्रकार से पीवाईक्यू निकाल के लाना एंड देन आपको उस पीवाईक्यू को देखना, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना और फिर आपको ढंग से समझाना ताकि आप आसानी से उसे समझ सको, प्रॉपर लॉजिक के साथ उसके आंसर की को वेरीफाई करके तब आपको पढ़ाना, ये थोड़ा हेक्टिक टास्क हो जाता है, राइट। सो इसके लिए एटलीस्ट आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। अरे जब आप मान लो फालतू के कंटेंट जो नाचने गाने वाले लोग होते हैं उनको वायरल आप कर देते हो, जो आपके इधर उधर वाले टीचर जो आपको ठग ठग करके हजारों करोड़ की संपत्ति बना ली, जब आप उसको वायरल कर सकते हो तो मुझ जैसे ऑनेस्ट टीचर को जो कि शिक्षा का दान देना चाहता है उसे आप वायरल क्यों नहीं कर सकते हो। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आगे आपको ऐसे ही कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे प्रोवाइड कराते रहूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमॉन्ग बॉडी, नोज, फुट। बॉडी, नोज एंड फुट, आपको पता है कि शरीर का अंग है, क्या अंग है नाक, पाँव, हर एक चीज, हाथ वगैरह सब क्या है, ये सब क्या है शरीर के अंग हैं। क्या नाक पाँव आपस में कटिंग होगा क्या, नहीं, ये दोनों देखो, जैसे नोज हो गया, फुट हो गया, ऐसे ही सारी चीजें जो है वो बॉडी का पार्ट है, तो बॉडी के अंदर ही ये सारे नोज, फुट वगैरह सब कुछ आ जाता है। और जब ऐसा नहीं हो आपके पास चॉइस तो फिर आप इसके साथ जा सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा चॉइस के साथ ही जाना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर दिया हुआ भी है, राइट, यही आपका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द रॉन्ग टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी इसमें से हमें गलत टर्म, गलत क्या दिया गया है उसे हमें चूज करके बताना है, गलत क्या है। सो गलत को हम चुन लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली बात कि जब भी ऐसा वैल्यू हो तो न्यूमेरिकल्स को पहले आप चेक करने का काम करो, ठीक है। न्यूमेरिकल को चेक करो, 2 5 10, यानी कि इसका अंतर, इसके बीच का अंतर क्या है 3 का, इसके बीच का अंतर क्या है 5 का, ठीक है, यानी कि ये देखो ऑड नंबर में जा रहा है, ठीक है ना। अगला अंतर कितने का होगा 7 का, यानी कि यहाँ पे 17 होना चाहिए, ठीक है। 17 नहीं है यानी कि यही आंसर होगा। लेकिन देखो जल्दबाजी नहीं करना है, ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे हिसाब से गलत है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखो गलती से भी ऐसा नहीं करना कि पूरा आप ऑप्शन चेक नहीं करना। बीपीएससी ने पता नहीं क्या किया है इस क्वेश्चन का, लेकिन ये लगता है भांग खा करके बनाया गया है, राइट। क्योंकि ये गलत है, एक्चुअली लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा। क्योंकि देखो अगर मान लो यहाँ पे मैं 27 कहूँ तो यहाँ पे मुझे क्या कहना पड़ेगा, है ना। अगर मान लो कि इसके बीच में 7 का गैप है तो अगला 9 का गैप होगा, लेकिन क्या ये फॉलो कर रहा है लॉजिक को, नहीं फॉलो कर रहा है। तो किस लॉजिक को फॉलो कर रहा है उसे हम देखते हैं, ठीक है। ऐसे मत कहना, ठीक है। लेकिन मान लो उस लॉजिक से अगर कहते हो तो ये एक प्रकार से आंसर गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हम पहले टर्म से मिलाते हैं, ठीक है। ई से एच जाओगे तो कितनी दूरी तय करोगे, एफ जी एच 3 दूरी तय करोगे, +3 करोगे। एच से के, आई जे के +3 दूरी तय किया। के से एन, एल एम एन +3 दूरी तय किया। एन से क्यू, ओ पी क्यू +3 दूरी तय किया, ठीक है। अब आर से मैचिंग करो, आर से पी, तो उल्टा रिवर्स में जाना है तो हम इधर से ही गिनती करेंगे क्योंकि ये गिनती करना आसान होता है, फिर माइनस लिख देंगे,
QR -2 N से P जाने पे OP -2 L से N जाने में L MN -2 और L से L ही दिया गया है यहाँ पर, देख रहे हो L से L ही दिया गया, यानी कि ये भी इसके हिसाब से गलत ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या इसमें कोई ट्रिक लग सकता है क्या? लगा के देख लेते हैं ट्रिक को, दूसरा कुछ अगर मेथड लगता हो तो। लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि देखो जब आप अल्फाबेट से जाते हो तो ये जो है वो आपका रॉन्ग टर्म हो जाता है, लेकिन जब आप सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू से जब आप चेक करते हो तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। और जब आप चेक करते हो अल्फाबेट से तो उसके हिसाब से ये वैल्यू गलत हो जाता है। ठीक है, लेकिन पहला यही ब्रेक कर रहा है टर्म को, तो हम इसे ही आंसर मार देंगे। लेकिन एक्चुअली आंसर जो है इसमें से और सी, ए और सी में से कुछ भी आंसर हो सकता है। ठीक है, सो अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो ई और आर का पोजीशन, ई ज्योति आपको मैंने समझाया था 5 पोजीशन, और सिफ्लोरेक्स में आपको मैंने बताया था कि आर का जो पोजीशन होता है वो होता है 18। ठीक है, 18 होता है पोजीशन। ठीक है, अब बताओ 5 का अगर मैं दोनों का करूं तो ये तो 23 हो जाता है, जो कि वहां से हमारा नहीं आ सकता है। ठीक है, और अगर मान लो कि मैं अगर दोनों के बीच का अंतर निकालूं तब भी नहीं आ सकता। ठीक है, सो हमें करना क्या पड़ेगा वो देख लेते हैं। एक्चुअली 5 अगर 27 में से करूं तो 22 हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं करूं तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 और 22 को करोगे तो कितना हो जाता है, घटाओगे तब भी नहीं आ पाएगा, और 9 और 22 को करोगे तो 31, 31 यानी कि ये 4 हो गया। ठीक है, 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 हो गया। क्या दूसरे में लॉजिक लग सकता है क्या? लगा के देख लेते हैं एच और पी का। देखो वैसे मैं जानता हूँ कि इसका कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं। सिफ्लोरेक्स आपको मैंने पढ़ाया है, एच के बाद आई आता है 9 यानी कि ये 8वें पोजीशन पे होगा। सी फ्लोरक्स, ठीक है ना, MNOP यानी कि ये 12वें स्थान पे है, 3 6 9 12 15वें स्थान पे है, तो ये 16 स्थान पे आएगा। ठीक है, अब मान लो कि ये 16 है और 8 है, टोटल 24 हो जाता है, जो कि कहीं से भी 5 के बराबर नहीं आ सकता। घटाओगे तब भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि 16 में से 8 जाएगा तो 8 ही आएगा। अगर इधर करते हो तो देखो 19 और 8 27, 19 और 11 कितना होता है भैया, 19 और 11 होता है 30, और 19 और 11 का अगर डिफरेंस आप पता करते हो सो अगर आप डिवाइड करोगे इसको तो ये हो जाएगा 15। 2 से हमने डिवाइड किया था तो यहाँ पे तो नहीं आ पा रहा, 5 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंस से अगर आप डिवाइड कर दो दोनों को, जैसे कि दोनों का डिफरेंस निकाल के डिवाइड अगर कर देते हो तो क्या उससे कुछ आने वाला है क्या? कुछ भी नहीं आने वाला, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो गलत है। ठीक है, याद रखने का। अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है, मान लो कॉन्सेप्ट वगैरह जैसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, तो प्लीज़ बताना। हो सकता है कि मैं इस पे ज़्यादा समय इन्वेस्ट नहीं किया हूँ, और ये हो सकता है कि मेरे से नहीं हो पाया हो। सो आप इसमें ज़रूर बताना कि आखिर इसमें क्या करना चाहिए, राइट। चलो ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है मान लो, लेकिन इसका मुझे बहुत कम चांसेस है, छोड़ो इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देना। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। किलोग्राम इज रिलेटेड टू क्विंटल। किलोग्राम का रिलेशन क्विंटल से जैसा है वैसा ही कह रहा है कि पैसा का रिलेशन किस से होगा। तो पैसा का रिलेशन भैया रूपी से होगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे तो वेल्थ मनी क्वाइन ये सब दिया गया है, वो तो गलत है ही। किलोग्राम को क्विंटल, अगर मान लो यहाँ पे पैसा रहता, सॉरी रूपी की जगह और भी कुछ रहता, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है देखते। देखो एक क्विंटल में कितना होता है, 100 किलोग्राम। ऐसे ही 1 रुपए में कितना होता है, 100 पैसा। एंड दैट इज वाई कि किलोग्राम जिस प्रकार से क्विंटल से रिलेटेड है, वैसे ही पैसा रुपी से रिलेटेड है। बॉम्बे आंसर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, x is to y is 3 is to 4, x is to y is 3 is to 4, then the value of इतना पूछ रहा है। कुछ भी ये वैल्यू हो, कुछ भी पूछ रहा हो, देखो इसमें कैसे करते हैं। अब बहुत सारे महानुभाव जो होंगे वो क्या करेंगे, x इज टू वाई लिखा हुआ है, रेशियो दिया गया है, तो ये क्या करेंगे 3/4, x इक्वल टू क्या करेंगे 3/4y, यानी 3y/4 हो गया। अब एक हर एक जगह जहां जहां है वहां वैल्यू को पुट करेंगे। x की 4x है तो 4 इंटू 3y/4 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 7 है, 7x है तो 7 इंटू 3y/4 प्लस 4y। अब इसको कैलकुलेट करेंगे
4 से 4 काट देंगे 3y हो जाएगा इधर, और ये आपका 3y था ही तो ऊपर में हो जाएगा 6y, और फिर उसके बाद 21y/4 प्लस 4y। तो अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो 6y और 21y प्लस 16y/4, ठीक है, बाई 4। इस 4 को ऊपर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा 24y डिवाइडेड बाई कितना है 21, और 16 को जोड़ दोगे तो 37y, काट दो, है ना। तो 24/37 जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। लेकिन इसको करने का कोई आसान तरीका है क्या सर? हाँ जी है, बिल्कुल है। जब भी ऐसा रेशियो दिया रहे ना, जब भी ऐसा रेशियो दिया रहे तो आप इसको, मान लो अगर कैलकुलेशन आसान है तो इस मेथड से आप कर सकते हो। लेकिन कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है, जैसे इसमें भी अगर मुझे समय बचाना हो तो मैं क्या कहूँगा, मैं सिंपली कहूँगा भैया एक्स और वाई वेरिएबल तो है ही, इसे हम जेड के टर्म में मान लेते हैं। तो एक्स क्या हो जाएगा 3z, और वाई कितना हो जाएगा 4z। जहां जहां दिख रहा है एक्स वाई वहां वैल्यू को पुट कर दो। एक्स क्या है 3z, 3z क्या पुट करें, जेड जेड तो ऊपर नीचे है तो कट ही जाएगा, 3 पुट करो तो 4 तिहाई 12, 4x 4 तिहाई 12 हो गया। 3y 3 चौका 12, तो ऊपर में 24 जैसे ही आ गया तो आंसर हम टिक मार के निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन नीचे का भी कैलकुलेट कर लेते हैं भैया, 7 तिहाई 21 प्लस 4, सॉरी 7 तिया 21 और 4 चौका 16, तो ये हो जाएगा 37। तो 24/37 यहाँ से भी आपका आंसर आ गया। देखो ये बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे कैलकुलेट करो आप, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखो, पर्सन, सॉरी, ओके सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक्चुअली माइक का पोजीशन में सेट कर रहा था क्योंकि वो गलत पोजीशन पे चला गया था, राइट। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पर्सन्स ए बी सी, यानी कुछ व्यक्ति हैं ए बी सी और स्टैंडिंग इन अ क्यू, एक क्यू है यानी एक लाइन लगा हुआ है, उसमें ए बी सी स्टैंडिंग पोजीशन पे है, ठीक है। क्या कह रहा है, देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी, यानी छोटे छोटे डायग्राम्स पहले बनाओ। देखो ए और बी के बीच में कितने लोग हैं भैया, 5 लोग। फिर 8 पर्सन्स बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में कितने लोग हैं, 8 लोग, यानी बीच में की बात कर रहा है, यानी याद रखना इसको लेके नहीं कह रहा है कुछ भी, ठीक है। इफ देयर आर 3 पर्सन्स अहेड ऑफ सी, ये जो सी है उसके आगे अगर 3 लोग अगर हैं, 3 लोग उसके आगे हैं, एंड 21 पर्सन्स बिहाइंड ए, यानी ए के पीछे 21 लोग अगर हैं, ए के पीछे 21 लोग, सी के आगे 3 लोग, ए और बी के बीच में 5 और बी और सी के बीच में 8 व्यक्ति, ठीक है। तो बताओ कॉमन नॉट कहाँ पे आएगा, कॉमन पॉइंट कहाँ पे आएगा। ऑब्वियसली आपको पहले ही कहा गया है कि ए और बी के बीच में 5 लोग हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, ये तो पूरा काउंटिंग होगा। और बी और सी में 8 लोग हैं, 2 4 6 8, यानी ये पूरा काउंट होगा, ठीक है। अब पॉइंट बचता है कहाँ पे, देखो क्योंकि देखो ये पॉइंट तो बी को हमने अलग से हमें काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 5 तो ये है ही और इसके बीच में 8 है ही, लेकिन बी को हमें अलग से भी काउंटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि बी को हमने काउंट नहीं करा, ये नहीं करा कि बी का पोजीशन, ठीक है। लेकिन सी जो होता है देखो रिपीट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं कैसे कह रहा हूँ, सी के आगे 3 व्यक्ति है और ए के पीछे 21 व्यक्ति है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 20, पहले तो सबको ऐड करो, जितने भी लोग ऐड करो, फिर उसके बाद जो कॉमन पॉइंट है उसको घटा दो। तो 21 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3 ऐड करो, कितना होता है 21 और 5 26, और 26 और 8 कितना हो जाता है, 26 और 8 34, और 34 और 3 हो जाता है 37, ठीक है। ये तो हो गया 37, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि 5 लोग यहाँ थे, 8 लोग यहाँ, 13 लोग, 13 और 21 अगर जोड़ोगे तो कितना पहुंच जाता है, 13 और 21 34 प्लस 3 इज 37। लेकिन अभी तो 37 ही आया है। अब बताओ मुझे कि क्या मैंने ए को काउंट किया, क्या ए दोनों में गया है, क्या माइनस करूं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, 21 लोग तो ए के पीछे हैं, तो यहाँ से तो ए को नहीं काउंटिंग किया गया है। अच्छा, ए और बी में के बीच में 5 लोग हैं, यानी कि ए अभी भी काउंटिंग नहीं हुआ, तो ए को काउंट करो भैया, 1
ठीक है। अच्छा, बी और सी के बीच में लोगों को बताया तो गया है, और ए और बी के बीच में लोगों को बताया, बी को किसी में काउंट नहीं किया गया तो बी को भी तो काउंट करोगे प्लस एक। अच्छा, सी के आगे 3 लोग हैं लेकिन सी को काउंट किया क्या, नहीं किया, प्लस एक। अब मेरे हिसाब से इसका आंसर 40 होना चाहिए, अब देख लेना, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन छूट गया था, ठीक है। चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, यानी कि ये जो है ऑड वन आउट है, यानी कि इसमें से कौन सा एक अलग ही है। कर्ड, ऑयल, चीज, बटर। अब गौर से देखो, दही, चीज, बटर, ठीक है, ये तीनों का तीनों जो है मक्खन, दही, पनीर किस चीज से बनता है, मिल्क से, ये सब मिल्क के प्रोडक्ट है। ऑयल इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, सो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ काउज एंड हेन्स द नंबर ऑफ लेग्स आर 34 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ लेग्स आर 34 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। द नंबर ऑफ काउज आर, देखो, सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को अगर हिंदी में कहें तो एक कुछ समूह है, मान लो एक एक व्यक्ति है जो कि मान लो कि एक पोल्ट्री का बिजनेस खोले हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री का बिजनेस खोले हुआ है, टू बी मोर करेक्ट दैट इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री बिजनेस, ठीक है। सो उसमें इसने गाय को ही, एक किसान है, किसान का नाम है रामू। रामू ने क्या किया है, गाय पाली है एंड मुर्गियां पाली है। इसके पास गाय भी है और मुर्गी भी है, दोनों है। तो क्या कह रहा है कि भैया गायें कितनी होंगी, तो मान लो रामू ने एक्स नंबर ऑफ गायों को पाला होगा और वाई नंबर ऑफ मुर्गी को पाला होगा, सपोज कर लो। अब ये क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ लेग्स आर, अब देखो ऑब्वियस ही बात है, गाय क्या है, चौपाया जानवर है, तो लेग्स की अगर संख्या को मुझे सिर्फ कैलकुलेट अलग से करना हो तो मैं क्या कहूंगा, रामू के, जो ये जो रामू जो गाय और मुर्गियां जो पाले हुआ है, तो जितने भी जानवर को इसने पाला है उसके पास कितने टोटल लेग्स होंगी। तो भैया अगर एक्स गायों को पाला है तो एक गाय के पास 4 टांगे है, तो एक्स गाय के पास कितना, 4 × x 4x। ऐसे एक मुर्गी के पास 2 टांग, तो कितनी मुर्गी है, वाई मुर्गी, ठीक है, ये टोटल टांग हो गया। अच्छा, टोटल पहले हेड भी निकाल लो। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी जानवर हो उसके पास एक ही हेड होता है, सो गाय के पास एक हेड और मुर्गी के पास एक हेड, तो x × 1 y × 1, तो x प्लस वाई हो गया। अब रिलेशनशिप दिया गया है, क्या दिया गया, देखो, एक ही, ये बहुत ही इस प्रकार क्वेश्चन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि एक ही सेंटेंस में इसने क्वेश्चन को एंड कर दिया है, यानी हेड्स और लेग्स वगैरह अलग अलग से नहीं दिया है, एक ही में आपको फिनिश कर दिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ लेग्स आर 34 मोर देन, मोर का मतलब क्या होता है, ऐड करो, देन किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, यानी कि लेग्स की जो संख्या है बाबा वो क्या है, 34 ज्यादा है, 34 ज्यादा है, डायरेक्टली नंबर ऑफ हेड्स नहीं, ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, इन 2 टाइम्स नंबर ऑफ हेड्स, यानी x प्लस वाई के, ठीक है। अब देखो, इसको कैलकुलेट कर लो इधर, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 34 प्लस 2x प्लस 2y, 2y गया, कट गया। 4x को इधर अगर लेके आओगे तो 2x को इधर लेके जाओगे तो 4x माइनस 2x इज 2x, 2x इक्वल टू 34, 2x इज इक्वल टू कितना, 34, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17। x कितनी थी, x हमने क्या माना था, गाय, सो नंबर ऑफ काउ कितनी हो गई, 17, 17 आंसर हो गया, ठीक है। इसी में अगर मान लो नंबर ऑफ हेंस अगर पूछता, सो यू कैन फाइंड दैट आउट, ठीक है। दोबारा से वैल्यू को पुट कर दोगे और आपको पता चल जाएगा कि ठीक है भैया y की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है। फिलहाल के लिए तो हमें गायों की संख्या निकालनी थी, 17 गायें हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, इनमें से कौन सा लेटर है जो कि इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देगा, ये है क्वेश्चन मार्क, बात समझो। देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं,
लेकिन एक अगर मैं कहूँ तो देखो, एक नॉर्मली आप पैटर्न को ऑब्जर्व करके कर सकते हो। पैटर्न को ऑब्जर्व करने से मेरा मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली इस पैटर्न को क्या करो, ऑब्जर्व करो। कैसे कैसे देखो, ये ऊपर में क्या था, टी था, नीचे में क्या आया, आई के आया, फिर सी एच आई, यानी देख रहे हो कुछ ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, आई वाला पोजीशन यहीं से उठ के गया है, नीचे से ऊपर की तरफ गया है, गौर से देखोगे नीचे से ऊपर की तरफ गया है। ये एच वाला यहीं से ऊपर के उठ के गया है, यानी कि ये आई भी यहाँ होना चाहिए। इसके हिसाब से तो आई ही जाना चाहिए आंसर में। क्यों? क्योंकि देखो, गौर से देखो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, नीचे वाला आई यहाँ उठ के चला गया। ठीक है, ये वाला एच भी जा रहा है, यानी ये भी जाएगा, ये वाला सी भी जा रहा है। गौर से देख रहे हो आप? यानी कि चार है तो तीनों का तीनों जा रहा है। अब तीन है तो उसमें से एक ही जा रहा है, और एक बचा तो कुछ नहीं जा रहा। तो ऐसे करके भी आप आंसर को निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको मान लो दूसरे प्रकार से भी क्वेश्चन को निकालना, तो आप कैसे निकालोगे टू बी मोर एक्यूरेट? क्योंकि देखो, इसमें मान लो ये तो डायरेक्ट लॉजिक है, ये डायरेक्टली आपने किया है। लेकिन हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस में, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इस प्रकार से क्वेश्चन को करते हो, क्योंकि आपने डायरेक्टली कर दिया है बिना किसी लॉजिक के, तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग के भी चांसेस, गलत होने के भी चांसेस बनते हैं। तो इसका लॉजिक क्या होगा? लॉजिक ये होगा कि देखो, आपको मैंने कहा था कि आप ये याद रख लो, ई ज्योति। अब आप देखो, 5 10 15 20, यानी टी का मतलब क्या हो गया, 20। अच्छा, आई और के का वैल्यू देखते हैं। तो आपको मैंने कहा था कि सिफ्लोरेक्स याद रखो, सिफ्लोरक्स, सिफ्लोरक्स। ठीक है, सो आई की वैल्यू कितनी, 9। के की वैल्यू कितनी, तो भैया के के पहले, एल के पहले के आता है, एल की वैल्यू कितनी, देखो के एल। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी, 12, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। 11 और 9 कितना, 20। देख रहे हो, ये पिरामिड है। पिरामिड नहीं कह सकते इसको, इट इज नॉट अ पिरामिड एक्चुअली, बट इसको कह सकते हो आप, एक प्रकार का ट्रायंगल है, कुछ भी शेप कह लो आप। लेकिन देखो, हर एक जगह ये वैल्यू 20 को ही एज्यूम करेगा। फिर आप सी एच आई का वैल्यू एज्यूम करवाओ, सी एच आई का, सी की वैल्यू कितनी, 3। एच की वैल्यू कितनी नहीं पता, तो आप एफ के पास जाओ ना। एफ कितना है, 3 और 6, 6 है एफ। तो एफ के बाद जी और एच, यानी कि 8। अच्छा, आई जो होता है वो सिफ्लोरक्स में है, आई की वैल्यू कितनी है भैया, 3 6 9। ठीक है, ऐड करो, 8 3 11 और 9 20, ये भी करेक्ट हो गया। यानी कि अगला जो टर्म है ए सी एच आई, वो भी 20 होना चाहिए। लेकिन आप गौर से देखोगे तो आप ये पाओगे कि ए सी एच आई में एक्चुअली ये आई नहीं, ये वॉट का सिंबल दिया गया इसीलिए। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, सी का हमारे पास 3 है, एच का हमारे पास क्या है, 8 है, और ए का वैल्यू तो 1 होता ही है। तो 3 + 1 4, और 4 8 12, यानी कि अगला में हमें 8 ही चाहिए जिससे कि 20 हो पाए, यानी अगला वैल्यू एच एज्यूम कर जाएगा, यानी एच ही इसकी वैल्यू होगी। ये लॉजिक से है, याद रखना। और आपने पैटर्न ऑब्जर्व करके अगर कर दिया तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, जो कि गलत है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको करना है जिसमें लॉजिक बैठे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन जो है उसे देख लेते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फिगर। ये भी बुखार छुड़ाने वाला क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा, देखो, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फिगर, ये जो मिसिंग नंबर है वो हमें पता करना है। और ये वाकई में जो है बहुत ही हेक्टिक क्वेश्चन है, बुखार छुड़ाने वाला क्वेश्चन, क्योंकि देखो इसमें मैंने सब कुछ कर लिया है, आंसर नहीं आ पा रहा है ढंग से। आप चाहो तो इसे होमवर्क कर सकते हो, या एक दो बार मैं ट्राई करके बताता हूँ मैंने क्या क्या करा है। ठीक है, देखो, आप इसे दो, 15 छक्का 90, 10 नौमा 90, 90 खत्म कहानी, यानी कि 90/90, तो कुछ तो बचेगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हो तो इस प्रकार से आप कटिंग भी कर सकते हो इसका। 6 - 10, यानी कि दो जो आपके पास इवन नंबर है उसमें 6 और 4 10 बच रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो चूंकि ये बीच में ऑड नंबर है, तो ऑड के बीच का अगर मैं घटाऊं तब भी हमारे पास 9 नहीं आने वाला। ठीक है, सबको ऐड कर दें अगर, तो 15 6 21, 21 10 31, और 31 और 9 40, तो 40, और यहाँ पे दिया गया 40, यानी कि जो भी 4 दिया गया, यानी कि 40/10 है। ठीक है, 40/10 दिया गया है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे अगर ऐड करोगे तो 13 और 17 कितना हो जाता है, 30, 30 और 2 32 और 32 और 2 32 और 4 36, 36 को क्या दिया गया भैया, 9 दिया गया। अब देखो 36 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो भी 9 ना आए, 3.6 आए, यानी ये तो पक्का है कि 9 इंटू 4 है, ठीक है ना। और यहाँ पे 40 जो है वो 4 इंटू 10 है, ठीक है, 4 इंटू 10 है, 4 इंटू 9 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 6 20, 20 है। इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू 5 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अगर 4 4 के मल्टीपल में भी अगर मैं देखूं, सॉरी यहाँ पे तो 10 का मल्टीपल हो गया ना, 10 का मल्टीपल हो गया ना। सो 10 के मल्टीपल में अगर मैं 4 अगर मान लो कॉमन है तो 10 होना चाहिए यहाँ पे भी 10 आना चाहिए, यहाँ पे भी 10 आना चाहिए। तो ये आंसर जो है एक्चुअली 36 अगर यहाँ पे अगर है, मान लो इसको तो मैं लिख दूँ 10 इंटू 2, इसके हिसाब से 2 हमारा आंसर आ जाए। लेकिन फिर मैं इसको क्या लिखूँ, फिर मैंने क्या करा है कि ऑड ऑड को एक साथ जोड़ा है, इवन इवन को एक साथ जोड़ा है। ऑड जैसे कि आपको है 15 और 9 जो कि हो जाता है 24, और होता है 10 और 6 16, 16 और जो 24 है उसके बीच का अगर आपको अंतर होगा तो हो जाएगा 8, और 8 की रिलेशनशिप हम कर सकते हैं कि भैया ये क्या है, 4 इंटू 2 का रिलेशनशिप है। क्या ऐसा यहाँ पे बनेगा क्या, ऑड इवन के हिसाब से देख लेते हैं। सो ऑड ऑड को जोड़ना है और इवन इवन को जोड़ना है, तो इवन इवन इज 4 और 2 6, और 13 और 17 इज 30। तो 30 माइनस 6 करोगे तो हो जाता है 24, एंड 24 जो है किसी भी प्रकार से ये आपको 24 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, ना कि 9 आएगा। तो यहाँ पर फिर से ये फंस जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप सबका मान लो स्क्वायर करके भी देखोगे तो शायद ही आंसर आ पाए, नहीं आ पाता है, राइट। फिर उसके बाद अगर आप मान लो कि डिफरेंसेस का अगर आप स्क्वायर कर देते हो, सपोज कर लो डिफरेंसेस का स्क्वायर कर देते हो, तो ये मान लो 13 और 17 के बीच की जो दूरी है वो है 4 की, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर इज 16, और प्लस इसके इसके बीच की जो दूरी है वो 2 की, 2 का स्क्वायर इज 16 और 4 20, ठीक है, 20 हो जाता है, राइट ना। अच्छा, 16 में से 4 हम घटा भी तो सकते हैं, 16 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो स्क्वायर के बीच का डिफरेंस भी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, एक बड़ा नंबर छोटा नंबर भी लेकर के देख करके मैं आपको बता देता हूँ। तो 17 को 4 के साथ घटा दो, यानी कि ये तो 13 हो जाएगा, ठीक है ना, 13 हो गया। और इसको आप घटा दो, आप 13 और 2 11, यानी कि 13 में से 11 घटा दोगे तो 2 ही आ पाएगा, ठीक है ना। और स्क्वायर भी करते हो तो 169 माइनस 121 यूनिट डिजिट पे तो 9 कदापि नहीं आने वाला। लेकिन अच्छा एक बताओ, 169 में से अगर 121 में घटा दूं तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे 48 आ जाएगा। क्या 48 इसका मल्टीपल है, नहीं मल्टीपल है। तो फिर मैं किस प्रकार से करूँ, समेशन में करने का तो वही 9 इंटू 4, 4 तो हर एक जगह कॉमन आ रहा है, लेकिन 4 यहाँ पे फिट हो गया है ना, एंड दैट इज वाई वी कांट डू दैट, ठीक है। सो आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में रखो, आप इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि मैं ज़्यादा समय इस पे लगा नहीं सकता, क्योंकि मुझे बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है मेरा, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन करवाने पड़ते हैं। और एक आध क्वेश्चन अगर छूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे मैं बाद में टाइम लगा करके आपको सॉल्व करके ही बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप इसे होमवर्क करो, ठीक है।